सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश पिछले लगातार 2 अंबेडकर संदेश में जो पृष्ठभूमि हमने आपको बताई है उसके आगे की बात हम करेंगे। यानी कि आज जो विषय है, हमें जातीय बहुमत नहीं राजनीतिक बहुमत चाहिए। 6 मई 1945 का बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण हम 7 भागों में लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका तीसरा भाग आज हम आपके समक्ष रखेंगे। पेज नंबर 443 से 445 तक आप स्वयं भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वांग में खंड 39 में आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। और आज क्या कुछ है, कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अगर आपने ध्यान से सुना है तो निश्चित है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश भी आपके समझ में आएगा। आज 6 मई 1945 को मुंबई में जो अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन हुआ, उसमें बाबा साहब विशेष भाषण अंग्रेजी में तैयार करते हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद आपके समक्ष हम रखने जा रहे हैं। सीटों के बारे में जो मतदान शक्ति है, यहाँ पर बात हो रही थी कि संविधान समिति बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। संविधान समिति के बारे में 2 राय यहाँ पर व्यक्त की गई, एक सप्रू योजना के तहत और दूसरी राय व्यक्त की क्रिप्स योजना के तहत। इन दोनों योजनाओं को बखूबी बाबा साहब यहाँ पे अंतर करते हुए बहुत विस्तार से विश्लेषण करते हैं। बाबा साहब के विश्लेषण से अगर आपको वाकिफ होना है तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक आप वाच करेंगे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1945 का घटनाक्रम 1946 यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहली सभा संविधान सभा की हुई थी। सम्मानित साथियों, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं, इस बात का एहसास सभी को था और इसलिए भारतीय संविधान बनाने की तैयारी यहाँ पर चल रही थी। उसी संबंध में क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जरूर सुने। और साथ ही साथ हमारा विशेष निवेदन आपसे है कि इस वीडियो को शेयर करना न भूला करें। अधिकतर हमने देखा है कि आप वीडियो को तो वाच करते हैं, अंत तक वाच करते हैं, लेकिन उसके बाद शेयर नहीं करते हैं। शेयर न करने से ये इसका जो प्रचार प्रसार है, इसका जो फैलाव है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है डॉक्टर अंबेडकर संदेश, वो यहीं पर ठहर जाता है। यानी आप तक पहुंचने के बाद ये सीमित हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा आपका सभी का दायित्व है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसमें बाबा साहब के हूबहू शब्दों में हम लगातार लेकर उपस्थित हो रहे हैं पिछले 1 वर्ष से, ऐसे में आपको इसका प्रचार प्रसार पे भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि अधिक से अधिक समाज तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी डॉक्टर अंबेडकर संदेश की, ताकि हमारा समाज जागरूक हो सके। और यही अंबेडकर संदेश का उद्देश्य भी है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इस कोष्टक के सहारे जो टेबल हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे। सभी वोटों का जोड़ 1577 और चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 160 अगर माने तो प्रतिनिधित्व की जो आनुपातिक योजना है वो 10+1 अर्थात 11 का अनुपात निकाला जा सकता है। 11 को अगर स्वीकारा जाए तो हिंदू, मुसलमान और यूरोपियन के क्रम में आप इस टेबल को ध्यान से अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से 217, 44 और 35 मतों के हिसाब से सभी उम्मीदवारों के चुने जाने के बाद भी बाकी बचते हैं। यानी कि ये जो प्लस में डाटा आपके समझ रखा गया है, हिंदुओं में +217 है, मुसलमानों की संख्या +44 है और अस्पृश्यों की जो मतदान शक्ति है वो -69 है। अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ प्लस का एक आंकड़ा यूरोपियन का है 6ठे नंबर पर, जो आप देख सकते हैं, +35 है। इसका ये मतलब है इसमें हम 11 का भाग करें। जब इन संख्याओं में हम 11 का भाग करेंगे
तो आप समझ जाएंगे कि कितने प्रतिनिधि हिंदू, मुसलमान और यूरोपियन, कितने प्रतिनिधि अतिरिक्त ये अपने समाज के चुन सकते हैं। ये इसका मतलब है। बार बार अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे या सुनेंगे इस स्पीच को, तो निश्चित है ये बात आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। बाबा साहब यही बात कहते हैं कि हिसाब से सभी उम्मीदवारों के चुने जाने के बाद भी बाकी ये बचते हैं, प्लस में है तो बचत है। लेकिन अस्पृश्य समाज, भारतीय ईसाई समाज और सिखों को अपने उम्मीदवारों को जिताने के क्रम में आप देख सकते हैं अस्पृश्य समाज -69 है, भारतीय ईसाई -56 और सिख का जो आंकड़ा है वो -52 है। इसका मतलब यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं, आइए हम इसी को थोड़ा अलग ढंग से समझें। हिंदुओं के पास ज़रूरत से अधिक यानी 217 वोट हैं। वोटों के लिए जो हिंदुओं पर निर्भर है उन 20 उम्मीदवारों को जिता सकते हैं। मुसलमान भी उनके 44 से अधिक वोटों के जरिए उनके वोटों पर निर्भर करने वाले 11 चक्कू 44 यानी 4 उम्मीदवारों को जिता सकते हैं। इसी प्रकार यूरोपियंस उनके 35 अधिक वोटों के जरिए उनके वोटों पर निर्भर 3 यूरोपियनों को चुनाव जिता सकते हैं। अस्पृश्य -69 यानी कि 69 वोटों की कमी के कारण अपने कुल वोटों के जरिए केवल 12 उम्मीदवारों को जीत दिला सकते हैं। यानी कि यहाँ हम आपको बता दें, अस्पृश्यों को 220 मतदाता चाहिए, 220 जो मत संख्या है वो होनी चाहिए, जबकि है कितनी? मात्र 151। यानी कि माइनस का 69 हुआ कि नहीं हुआ? तो माइनस का 69 होने से मात्र 151 में 12 कैंडिडेट वो जिता सकते हैं। अन्य 7 सीटों के लिए उन्हें हिंदू, मुसलमान और यूरोपियन मतदाताओं पर निर्भर करना पड़ेगा। और कोई क्यों वोट करेगा अस्पृश्यों को? सोचिए सम्मानित साथी, मतदाताओं पर निर्भर करेगा। किस तरह से ऑपरेशन कर दिया सप्रू योजना का बाबा साहब ने और क्रिप्स योजना का, इस बात को हमें समझना है। बाबा साहब कहते हैं भारतीय ईसाई लोग 56 मतों की कमी के कारण अपने कुल वोटों के जरिए केवल 2 ही उम्मीदवारों को चुनाव जिता सकते हैं। अन्य 5 सीटों के लिए उन्हें हिंदू, मुसलमान और यूरोपियन पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसी प्रकार सिखों को 51 वोटों की कमी के कारण उनके कुल मतदाताओं के वोटों के बल पर केवल 3 सीटें ही पा सकते हैं। बची हुई 5 सीटों के लिए उन्हें हिंदू, मुसलमान और यूरोपियन पर निर्भर रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। छोटे अल्पसंख्यकों को हद से अधिक प्रतिनिधित्व देना आंखों में धूल झोंकने की तरह है। उनका प्रतिनिधित्व इतना परावलंबी है कि किसी भी तरह उसे प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता। अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ। दूसरा सवाल क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत दिलचस्प है। बाबा साहब कहते हैं कि सप्रू कमेटी ने संविधान समिति के निर्णयों के बारे में जिस कानून का सहारा लिया है, क्या उससे सुरक्षा मिल सकती है? क्रिप्स साहब ने अपनी योजना में रखी शर्त के अनुसार बहुमत पर ही संविधान समिति का निर्णय आधारित रहना चाहिए। इस प्रकार की हास्यास्पद सूचना कोई भी समझदार इंसान दे नहीं सकता। केवल बहुमत पर संविधान के मसलों के निर्णय भर हो, ऐसा एक भी उदाहरण मुझे पता नहीं है। क्रिप्स योजना में कहा गया है कि बहुमत के आधार से कानून बनाए जाएं। इसमें से एक चोर रास्ता भी रखा गया है। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के नज़रिए से एक प्रबंध किया गया है। हिंदुस्तान में अपनी सत्ता को त्यागने से पूर्व अंग्रेज सत्ताधिकारी और हिंदी संविधान समिति के बीच अल्पसंख्यकों के हित संबंधों के बारे में करार किया जाएगा। ये करार तभी अर्थपूर्ण होता जब इसमें संविधान को भी मात देने की ताकत होती। अगर क्रिप्स योजना के कारण हिंदुस्तान आज़ाद हो सकता है तो इस सूचना का कोई मतलब नहीं। यानी कि जितना आंकड़ेबाजी है इसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है। अगर क्रिप्स योजना के आधार पर भारत देश को आज़ाद कर दिया जाता है, क्यों मतलब नहीं है? इस बात को बाबा साहब जस्टिफाई करते हैं। कहते हैं एक बार हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए तो उसे कोई भी कानून बनाने या प्रस्ताव पारित करने का पूरा अधिकार मिलेगा। हिंदुस्तान तब घोषणा कर सकता है कि हमारे संविधान में दखल देने का उसे कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उस करार का पंचांग से अधिक कोई महत्व नहीं होगा। अल्पसंख्यक चाहे तो उसे अपने घर की खूंटी पर टांग कर रख सकते हैं। आयरलैंड के करार के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब तक आयरलैंड आज़ाद देश नहीं था तब तक आयरलैंड के करार
आयरलैंड के संविधान में दखल दिया करते थे, लेकिन आज़ादी मिलते ही आयरिश फ्री स्टेट की पार्लियामेंट ने एक मामूली कानून बनाया और उसके जरिए करार में संविधान को मात देने के लिए जो कानून था उसे रद्द कर दिया गया। इस मामले में ब्रिटिश पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता था कि अब आयरलैंड आज़ाद हो चुका है, इसलिए अब वे कुछ नहीं कर सकती। अल्पसंख्यकों को आश्वासन देने के लिए कोई प्रसिद्ध व्यक्ति ऐसी नासमझी भरी योजना क्यों ले आता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। इस मामले में सप्रू योजना में जो प्रबंध है वो एक क्रिप्स की परिष्कृत आवृत्ति है, ऐसा लगता है। लेकिन क्या सचमुच वह ऐसी है? मेरी पक्की धारणा है, बाबा साहब कहते हैं मेरी पक्की धारणा है कि वह ऐसी नहीं है। किसी बात को सफलता दिलाने के लिए 160 में से 3/4 यानी 120 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। इस बात को सुधार के लिए सुधार के तौर पर मान लेने से पूर्व इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि 120 सदस्यों का समूह कैसे जुटाया जा सकता है। हिंदू मुसलमान अगर एक होते तो उनके कुल सदस्यों की संख्या 102 हो सकती है। 120 सदस्य संख्या पाने के लिए उन्हें और 18 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। विशिष्ट सीटों पर चुनाव जीतने वाले सदस्य और कुछ अन्य सदस्य इकट्ठा होने वालों के हाथ आएंगे। ऐसा अगर होता है तो जाहिर है कि उनका चुनाव जीतना अस्पृश्य समाज, सिख, भारतीय, ईसाई आदि जातियों को सजा के समान लगेगा। इसी प्रकार अगर मुसलमान अलिप्त रहें, अलग थलग रहें, तो संविधान समिति का निर्णय संयुक्त नहीं रह पाएगा और मुसलमानों से वह मुसलमानेतर यानी कि मुसलमानों से अलग जो लोग हैं को दी जाने वाली सजा ही साबित होगा। नियंत्रण पाने के लिए अदला बदली करना और एका करने की संभावना नजर आना या कुछ जातियों द्वारा की गई व्यूह रचना को तोड़ना जैसी बातें संविधान समिति में होंगी। इन सभी बातों के बारे में सप्रू कमेटी ने सोचा नहीं। यही खेद के साथ मुझे कहना पड़ेगा। 3/4 बहुमत के साथ हर समुदाय में से कम 50% सदस्यों को शामिल करने के बारे में अगर कोई व्यवस्था की जाती है तो कुछ हद तक सुरक्षितता होती। यूनाइटेड स्टेट्स का संविधान निर्माण करते हुए जो नीति अपनाई गई थी उसी को अगर स्वीकार किया जाता तो समिति में शामिल नहीं किए गए अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों के जरिए संविधान समिति के निर्णयों में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी की मंजूरी के लिए सप्रू कमेटी और भी प्रबंध कर पाती। सप्रू कमेटी की योजना में इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई नहीं देती। परिणाम स्वरूप संविधान समिति किसी बंधन की तरह बन गई है। संविधान समिति की योजना के खिलाफ कई बातें कही जा सकती हैं, उनमें से जिसका मुझ पर बहुत अधिक असर हुआ है, ऐसी एक ही बात का मैं जिक्र करता हूं। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के एकीकरण का इतिहास पढ़ते हुए ये जानकर मुझे बड़ा धक्का लगा कि स्कॉटिश पार्लियामेंट से मान्यता प्राप्त करने के लिए घूसखोरी की सहायता ली गई थी। पूरा स्कॉटिश पार्लियामेंट खरीद लिया गया था। चुनिंदा सदस्यों की इच्छा अनुसार निर्णय पाने के लिए संविधान समिति के सदस्यों को घूस देकर खरीदने जैसी निंदनीय घटनाएं संविधान समिति में घटने के मौके उपलब्ध हैं। मुझे यकीन है कि ऐसा करने की किसी ने अगर कोशिश की तो उनकी कोशिशें कभी भी नाकामयाब नहीं होंगी। और अगर ऐसा होगा तो न सिर्फ संविधान समिति की छीछा लेदर होगी, बल्कि मुझे लगता है कि उसके निर्णय को लागू करने की अगर किसी ने कोशिश की तो आपसी लड़ाइयाँ दंगे हुए बगैर नहीं रहेंगे। सभी पहलुओं से सोचने के बाद मेरी ये पक्की धारणा बनी है कि संविधान समिति की सूचना से कोई फायदा तो नहीं होगा। हाँ, बड़ा जोखिम जरूर पैदा होने वाला है, इसीलिए इसे साफ नकार देना चाहिए। यानी कि जो यहाँ पर सप्रू योजना और क्रिप्स योजना आई है, इसको हम सभी भारतीयों को इसको नकार देना चाहिए, ऐसा आह्वान बाबा साहब करते हैं। क्या कारण थे सप्रू योजना और क्रिप्स योजना को नकार देने के? पूरा आंकड़ों सहित, पूरे साक्ष्यों सहित आपके समक्ष आज हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 के पेज नंबर 443 से 445 तक का आंकड़ा आपके समक्ष रखा। निश्चित रूप से ये डॉक्टर अम्बेडकर संदेश अगर आंकड़ों को हम देखेंगे, जिस तरह से विश्लेषण किया गया है, वो कठिन जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बुद्धिजीवी साथी जरूर इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। सामान्य जनमानस हो सकता है एक बार में न समझ पाए, लेकिन बार बार अगर वीडियो कोई भी बात करेगा, बार बार सुनेगा या बार बार किताब को पढ़ेगा, डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय को पढ़ेंगे, तो निश्चित है कि उनके समझ में जरूर आएगा। क्योंकि ये
बाबा साहब ने बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को यहाँ पर क्लियर किया है। सामान्य साथियों, इसके लिए हमें आपके सहयोग की विशेष आवश्यकता है। सहयोग यही है जो वीडियो के हमने प्रारंभ में कहा था और वीडियो के अंत में भी हम कह रहे हैं। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका प्रयास अपेक्षित है, प्रार्थनीय है। आप जरूर शेयर करें वीडियो को, यही हमारा आपसे निवेदन है। भरोसा भी है। और इसी भरोसे के साथ आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्रिप्स योजना में चोर रास्ता और आंखों में धूल झोंकने का जो एग्जाम्पल दिया है, उसका संदर्भ क्या है? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में के स्कॉटिश पार्लियामेंट में घूसखोरी क्यों किया गया? ये दो प्रश्न हैं। दो प्रश्नों में से किसी एक का ही जवाब आपको देना है। यदि इनमें से कोई जवाब आप नहीं देना चाहते तो नमो बुद्धाय जय भीम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसी निवेदन के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले एक जानकारी हम जरूर साझा करेंगे। बाबा साहब की अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही वैचारिकी सेंटर सारनाथ में कुछ इस तरह का निर्माणाधीन है। दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आबाजका बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आबाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना।